क्या आपने कभी सोचा है कि आप नार्सिसिस्ट के टारगेट आप ही हैं? आप में ऐसी क्या स्पेशल बात है कि नार्सिसिस्ट आपकी जो ज़िंदगी में आया हुआ है, वो आप ही को टारगेट करता है? सच जान के आप हैरान रह जाएँगे और ये सच कोई नहीं बताता। तो क्या है कि नार्सिसिस्ट सबके साथ आप देख रहे हैं, दूसरे परिवार वालों के साथ बहुत मुस्कुरा के, बहुत प्यार से, धीरज के साथ, सब्र के साथ सबसे बातें कर रहा है और सबको खुश कर रहा है। ऑफ़िस में भी वो ठीक है, मुस्कुराता है, उसके जो दोस्त हैं, वो भी बताते हैं, "अरे! अरे! ये तो बहुत अच्छा है, ये अच्छी है, वहाँ तो ये कितना हमसे मीठा बोलती हैं, कितना ख़्याल रखती हैं, कितनी शालीन है।" लेकिन जब वो यही व्यक्ति घर आता है और आपको देखता है और आपको देखते ही उसके तेवर बदल जाते हैं, वो गुस्से में आ जाता है या वो आपको ऐसे घूर के देखता है या साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, जैसे आपको लगा पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी, पता नहीं मैंने क्या कह दिया, पता नहीं मैंने क्या कर दिया, मैं और कैसे ठीक करूँ? आपको पता ही नहीं क्या हुआ है तो आप ठीक कैसे करेंगे भई? लेकिन ऐसा होता है, फिर क्या करना चाहिए? आपको समझना चाहिए ना कि गलती किसमें है। ये एक साइकोलॉजिकल सच है कि गलती आपकी नहीं है। आप अपनी गलती ढूँढते रह जाते हैं। मगर गलती आपकी नहीं है, तो किसकी गलती है? उनके दिमाग की गलती है। वो आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं और आप ही ऐसा क्यों टारगेट बनते हैं? हम बताएँगे ना इस वीडियो में कि वो आप ही को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों देते हैं। नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिता पुरी, देश-विदेश की जानी-मानी मनोवैज्ञानिक और ग्लोबल अथॉरिटी ऑन नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ रिकवरी। तो आज ऐसे-ऐसे सच हम बात करेंगे कि भई टारगेट हम ही क्यों होते हैं? हम में ऐसा क्या ख़ास है? तो बहुत सारे कारण हैं और सच जान के आप दंग रह जाएँगे कि अरे! ऐसा हो रहा था मेरे साथ और आपके दिल को ये बातें बिल्कुल छुएँगी और लास्ट तक आप देखिए तो आपको बहुत तरीके भी समझ आएँगे कि हम कर क्या सकते हैं फिर। तो पॉइंट नंबर 1 बहुत इंटरेस्टिंग और आपको लगेगा क्या हो गया? वो आपसे डरता है। नार्सिसिस्ट आपकी रियलिटी से डरता है इसलिए आप पे गुस्सा करता है। और आपकी रियलिटी क्या है? आप तो अपनी गलतियाँ ढूँढ रहे हैं कि मैंने ऐसा क्या कह दिया, क्या कर दिया, क्या गलत कर दिया। भई आप जैसा इंसान ही गलत है उनकी नज़रों में। वो आपको गलत करवाते हैं, लेकिन वो आप गलत नहीं हैं क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, क्योंकि आप शरीफ हैं, क्योंकि आप उनकी बातों में आ जाते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि रिश्ता बना रहे। आप रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, रिश्ते को बरकरार रखने के लिए आप पूरी मेहनत कर रहे हैं। वो तो कुछ नहीं कर रहे, वो तो खाली बैठ के एन्जॉय कर रहे हैं। आपका सारी मेहनत रिश्ते को बनाने में, संजोने में, नर्चर करने में, दे आर जस्ट एन्जॉयिंग द बेनिफिट्स। तो वो आपसे घबराते हैं कि कहीं मेरी सच्चाई यानी उनकी सच्चाई आपको पता ना चल जाए। इसलिए वो आपको ऑन द टोज़ रखते हैं। तो कैसे करेंगे? वो आपसे नफ़रत करते हैं, इस तरह दर्शाते हैं मगर मन ही मन वो डरते हैं और उनको ये डर लगता है कि जिस दिन इस अच्छे इंसान को मेरी हकीकत पता चल गई, तो वो कहीं मुझे छोड़ के ना चला जाए। इसीलिए वो आपको गलत दिखाते रहते हैं या दर्शाते रहते हैं कि तुम में कमी है, इसलिए ये सब रिश्ते में खराब चीज़ें हो रही हैं। तो गलती आपकी बिल्कुल नहीं है। आपकी गलती सिर्फ़ इतनी है कि आप इतने अच्छे इंसान हैं और वो चाहता है कि मैं भी अच्छा इतना अच्छा बनूँ, लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि उसकी हकीकत एकदम काली है। और दूसरा पॉइंट है कि वो आपसे नफ़रत तब ज़्यादा करने लगता है, जब वो देखता है कि भई इस इंसान को तो अक्ल आ गई है, ये अपनी बाउंड्रीज़ बनाने लगा है और जब वो अपनी बाउंड्रीज़ बनाता है, तो क्या होता है? वो डर जाते हैं। आप अपनी बाउंड्रीज़ बनाते हैं, वो डर जाता है और वो अपनी और बाउंड्रीज़ बनाने लग जाता है और आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़ करता है कि आपकी बाउंड्री सही है कि उसकी बाउंड्री सही है। मगर ये सब कन्फ्यूजन का पार्ट है। जैसे रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि कभी किसी ने कुछ कह दिया, कुछ कर दिया कि ओके गलत है, तो इंस्टेड ऑफ कि आप गलती मानें,
परिवार में गलतियाँ हो जाती हैं आपस में एक-दूसरे के साथ, है ना? नॉर्मल है, कभी हम कोई डिसीज़न गलत ले लेते हैं, कभी कुछ हम होम मैनेजमेंट गलत कर सकते हैं, हमारा वर्क स्फीयर में गलतियाँ हो सकती हैं। गलती करना तो यही दर्शाता है कि हम इंसान हैं, इंसान ही गलतियाँ करेगा, लेकिन गलती को आराम से मान लेना, प्यार से मान लेना, बड़ों की बात को सुन लेना या अपने बराबर वालों की बात को मान रखना, अपने जूनियर्स जो छोटे हैं हमसे, उनको सम्मान देना, उनको मान देना और उनसे भी सीखने की तमन्ना रखना कि मैं कैसे इम्प्रूव हो रहा हूँ। ये नॉर्मल लोग सोचते हैं, लेकिन जो नार्सिसिस्ट है, आपने उसकी गलती बता कैसे दी, उसको अकाउंटेबल कर कैसे दिया, आपकी ज़रूरत कैसे हुई ये करने की, उसका दिमाग ये भाषा बोलने लगता है और फिर वो टोटली अलग बिहेवियर सामने शो करने लगेगा, आपको क्रेज़ी साबित करने के लिए, आपको विकेड साबित करने के लिए। सामने कुछ नहीं बोलेगा या चुप रहेगा, लेकिन पीछे से पब्लिक स्मीयरिंग वो सभी को बताता रहेगा, आपने ये किया, आपने वो कहा, लेकिन आपने वो कहा क्यों, करा क्यों, वो जो बाउंड्रीज़ आप नहीं बना पाए, तो उसमें क्या होता है कि आपने तो नॉर्मल वे में एक स्पॉन्टेनियस रिलेशनशिप में बाउंड्री नहीं बनाई थी ना, तो आप तो नॉर्मल चल रहे थे। ये ऑफ़िसेज़ में होता है, ये घर में होता है। पब्लिक स्मीयरिंग इतनी ज़्यादा इंसल्ट करते हैं। अभी हमें कोई बता रहा था कि उनका 20 साल की शादी अब वो तोड़ने की उसमें है कि मैं नहीं रह सकती इस इंसान के साथ जो दिन भर मुझे नफ़रत भरी निगाहों से देखता है, मुझसे नफ़रत भरे शब्दों को यूज़ करके मेरे को बिल्कुल डिमीन कर लेता है, बेलिटल कर देता है जैसे कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है। तो मैं क्या करूँ? मेरे बच्चों को भी मेरे खिलाफ़ कर रहा है, बस हो गया। मैंने बहुत झेला, बहुत सहा लेकिन अब नहीं सह सकते। तो सेइंग नो टू अब्यूज़ अब बाउंड्रीज़ बनाने लगे। अब वो जैसे-जैसे बाउंड्रीज़ बना रही है, उसके हस्बैंड का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है और उसके घर वालों को जिनसे वो कभी इतने सालों में मिली भी नहीं, उनको भी कॉल कर के बता रहा है कि देखो ये लड़की, ये लेडी ने मेरी ज़िंदगी कितनी ख़राब करके रख दी है, जहन्नुम बना के रख दी है और मैं कितनी सालों से इसको झेल रहा था, तो मतलब मैं कितना महान हूँ। बेसिकली ये बताने के लिए। तो जब-जब आप अपनी बाउंड्रीज़ बनाने लगते हैं, आपको इन बातों का सामना, इन नफ़रत भरी निगाहों का, शब्दों का सामना करना पड़ेगा। तो गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी सिर्फ़ ये है कि आपने अपनी बाउंड्री बनाई है, जो कि कोई भी नॉर्मल इंसान बनाएगा। तो आप तो नॉर्मल हुए ना, फिर आप अपने को गलत, छोटा क्यों मान रहे हैं? तीसरी बात आपसे नार्सिसिस्ट डरता है, घबराता है, पर जितना वो डरेगा, घबराएगा, उतना ज़्यादा वो अटैक करेगा और आपको नफ़रत भरी निगाहों से देखेगा। आप ही को टारगेट करेगा छोटा बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो डरता है कि आपने अपनी जो बाउंड्रीज़ बना ली हैं, अब कहीं टोटल सप्लाई, उसका कंट्रोल आप पे निकल ना जाए। जो अंधविश्वास आप उस पे कर रहे थे, चाहे प्यार में, चाहे अपनेपन में, चाहे किसी भी भावना के साथ, वो उस भावना को बिल्कुल बेकदरी करते हुए उसका तहस-नहस करके रख देता है और यही उसकी ख़ासियत है, यही उसकी पर्सनैलिटी इसीलिए तो डिसऑर्डर है ना कि वो आपकी भावनाओं की कदर तो करेगा नहीं, रादर तहस-नहस कर देगा आपका रचाया हुआ छोटा-सा जो भी संसार आपने रचाया है, परिवार का है, ऑफ़िस का है, पड़ोस में है, अपनी रिश्तेदारी में है, उस चीज़ को तहस-नहस क्योंकि उसको डर लगता है कि इसको मेरे बारे में पता चल गया, मेरा कंट्रोल, मेरी सप्लाई जो मुझे इस व्यक्ति से मिलती थी, वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा-ऐसा भई सोचते हैं, करते हैं, तभी तो वो आपको नफ़रत भरी निगाहों से देखते हैं। गलती आपकी बिल्कुल नहीं है, ये आप मान लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब अगला पॉइंट आपकी सक्सेस, आपकी खुशी से वो जलते हैं और यही सच्चाई है जो कहीं और कोई बताता नहीं, पता नहीं चलती। आपकी प्रमोशन, आपका जन्मदिन, आपके परिवार से लोग आपको मिलने आए हैं या कलीग्स आए हैं ऑफ़िस से, तो उस वक़्त
प्यार भरी बातों के साथ उनको अपने साथ रखना, बातें करते-करते कुछ ऐसी गैसलाइटिंग की बातें बता देनी आपके बारे में जो शायद हुई भी नहीं थी। लेकिन इस तरह जतलाएँगे, बतलाएँगे कि भई आप कितनी विकेड हैं, आप ख़्याल नहीं रखती घर का और ये देखो ये कितना ज़्यादा काम करते हैं। काम उन्होंने 2 पैसे का किया होगा, ₹2 का भी नहीं, ₹200 का काम का वो ज़िक्र कर देंगे, जो 2 पैसे का भी काम नहीं था। इस तरह का इनका जो एक बिहेवियर पैटर्न रहता है और उसको अगर उजागर किया जाए, अकाउंटेबल उनको ठहराया जाए, फिर तो क़यामत आ जाती है। ऐसा-ऐसा फिर वो अपना रोएँगे, अपना पब्लिक स्मीयरिंग करेंगे, गलत-गलत ठहराएँगे। परिवारों में तो ये अक्सर होता है। हस्बैंड-वाइफ अगर हो, अगर वाइफ ऐसा एनपीडी है, नार्सिसिस्टिक बिहेवियर पैटर्न है, तो वो अभी जैसे मुझे किसी ने बात किया सेशन लिया था, वो 70 साल के व्यक्ति और वो रो के बता रहे थे कि उनकी बहू ने उन पे मोलेस्टेशन का चार्ज लगाया है और वो मुझे इन आँखों से देख रहे थे शायद मैं भी उन्हें कुछ गलत कहूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे 35 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस इस लाइन में है, मैं विश्वास कर सकती हूँ आपका। वो अपनी पत्नी के साथ आए थे, अपने बेटे के साथ आए थे, बेटा भी बड़ा आँखें नीचे किए हुए शर्मिंदा-सा बैठा हुआ था। उनकी वाइफ़ उस लड़के की वाइफ़ ने उसके पिता पे ये केस कोर्ट केस कर चुके थे कि मोलेस्टेशन करते हैं, डिवोर्स केस था और भी बहुत चीज़ें केसेस करे हुए थे, जस्ट कि सबक सिखाने के लिए इस परिवार को। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होता है ऐसा नहीं कि लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता, होता है, लड़कियों के साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन मैं उस केस की बात कर रही हूँ जहाँ नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है कि आप अपना ही तो घर तबाह कर लेते हैं दूसरों को सबक सिखाने में। अपने ही बच्चों की खुशी को आप बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। आप एकदम तहस-नहस जैसे उनकी खुशी बिखर जाती है और आपको समझ भी नहीं आता। इतना पैसा घर में आता है, आ रहा था, एक और केस था और अब उनके बच्चों की जो आगे हायर एजुकेशन के लिए घर में पैसे नहीं हैं, करोड़ों के घर पे रह रहे हैं। लेकिन और करोड़ों का सामान है घर पे, लेकिन बच्चों की फ़ीस देने के लिए उनके जो फ़ादर हैं, उनकी आँखों में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बावजूद वो ऑफ़िस जा रहे हैं। गैरत नहीं है उनके बच्चों में कि वो बेगैरत हो गए ना, कि वो उनके अंदर वो एक ताकत, आत्मिक शक्ति ही नहीं रही क्योंकि उनकी जो मदर थी वो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर थी और इन बच्चों को जो एडल्ट्स हैं, प्रोफ़ेशनल्स हैं, उन्हें लगता है कि हमारी और मास्टर्स के हायर एजुकेशन के लिए हमारे फ़ादर जिसकी आँखों की इतनी प्रॉब्लम्स हैं, उसके बावजूद उनको ऑफ़िस भेजना गँवारा है। ये नहीं कि एजुकेशन लोन ले लें, ये नहीं कि वो खुद अपना कुछ प्रोफ़ेशनली काम करके 2 साल बाद कई लोग करते हैं ना और उसके बाद फिर हायर एजुकेशन के लिए जाएँ, बहुत तरीके हैं। अगर आप अपने ओल्ड पेरेंट्स को सँभालना चाहते हैं, सहेज के रखना चाहते हैं क्योंकि सारी उम्र उन पेरेंट्स ने आपके लिए किया। लेकिन ये पर्टिकुलर केस में क्योंकि मदर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में है, तो उनके बच्चों में वो संस्कार आ ही नहीं पाए, जो एक नॉर्मल बच्चों में आने चाहिए। कहाँ से हुआ? क्योंकि एनपीडी है और फिर अगर ये लड़का जो फ़ादर हैं, अगर ये कुछ ज़रूरत भी करे कहने की कि मैं आज छुट्टी ले लेता हूँ या मैं रिज़ाइन कर लेता हूँ कि मैं अब तो कुछ 1-2 साल रह गए नौकरी को, तो मैं थोड़ा आराम करूँ, मुझे तीमारदारी की ज़रूरत है, मेरी आँखों के ऑपरेशंस 3-4 हो चुके हैं। हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उन व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, इमोशनल रीढ़ की हड्डी, कि वो ये बोल ही नहीं सकता और उनके जो बच्चे हैं, एडल्ट चिल्ड्रन हैं, एडल्ट्स हैं, 30 इयर्स के हो रहे हैं तो एडल्ट्स नहीं बोलेंगे तो क्या बताएँगे? आप खुद बताइए। उनमें इतनी गैरत नहीं है कि वो अपने फ़ादर को कह सकें कि पापा अब आप आराम करिए, हम काम करेंगे। जबकि करोड़ों के घर पे रह रहे हैं, करोड़ों का सामान घर पे है, उसके बावजूद। तो ये कहाँ से आया? एनपीडी के कारण और वो फिर
नफ़रत से तो देखेगा ना आपको, क्योंकि आप उसका कंट्रोल हैं, आप उसकी सप्लाई हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बिहेवियर उनसे बहुत ज़्यादा ऊँचे दर्जे का है। फिर नार्सिसिस्ट आपसे इसलिए भी नफ़रत करता है कि आप उसके झूठ पकड़ लेते हैं, और पकड़ लिया आपने और कुछ लोगों को दिखा दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, उसका झूठ पकड़ने की? फिर तो नैरेटिव चेंज, फिर तो आप जैसा विकेड व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ। कहानी का रूप, रंग, रेखा सब बदल जाती है और वो पूरी कहानी को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि ये इंसान तो बेचारा है, ये इंसान तो बहुत ज़्यादा आपके जो अत्याचारों का मारा है और आप कितने ज़ालिम हैं, ज़ालिम रहे हैं। तो अभी क्या हुआ कि एक केस और आया, वो 30 इयर्स की मैरिड लेडी, 30 इयर्स की मैरिज हो चुकी है, सो अराउंड 55 उन लेडी की एज है। तो उनके हस्बैंड का कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स निकले और फिर पता लगा कि इतने बरसों से ये इंसान जो उनका पति है, कितनी ज़्यादा इमोशनल अब्यूज़, फाइनेंशियल अब्यूज़, सोशल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़ झेल रहा था और उसके पेरेंट्स झेल रहे थे। तो जैसे ही ये कहानी थोड़ी खुली, क्योंकि उसके हस्बैंड एकदम बेहोश हो गए और उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ गया और बाहर का एक व्यक्ति था इसलिए शायद ले भी गए, वरना वो भी ना लेके जाते और वो इंसान शायद ज़िंदा भी नहीं रहता आज की तारीख में। कि उनके किसी और रिलेटिव ने आके हमें बताया, वो इंसान फिर भी नहीं थेरेपी में आया। उनके पेरेंट्स भी वेट करते-करते, इंतज़ार करते-करते कि शायद उम्र के साथ उनकी बहू में चेंज आएगा, वो भी भगवान को प्यारे हो गए दोनों जने, उसी सूनी आँखों से इंतज़ार में। जो मुझे बाद में पता लगा, उनके रिलेटिव हमारे पास आए, क्लोज़ रिलेटिव, और बता रहे थे कि इतना-इतना वहाँ प्रॉब्लम है। तो जैसे ही इन लेडी का झूठ पकड़ा गया और सच पकड़ में आया कि भई ये क्या कर रही हैं, क्या तन्हा कर दिया उन्होंने, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर क्या हुआ? आप बताइए, सोच सकते हैं, नैरेटिव पूरा चेंज हो गया और ऐसा नैरेटिव चेंज हो गया कि ये 30 साल की मैरिड लेडी, मतलब 30 साल की मैरिज उनकी हो चुकी है, तो 55 इयर्स की लेडी है, वो समहाउ इस तरह प्रोजेक्ट किया कि जो इन-लॉज़ हैं ही नहीं ज़िंदा, कि कितनी प्रताड़ना इनको हो रही थी, कितने ज़्यादा ये सह रही थी, तिनका-तिनका करके इन्होंने घर बसाया था, एंड समहाउ जो दूसरे घर वाले हैं, जो क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, वो पता नहीं उसका घर तोड़ने की फिराक में हैं। कहानी पलट गई। कहाँ तो ये उनके हस्बैंड के ऊपर, उनकी हेल्थ के ऊपर आ रहा था। तो बजाय कि फ़िक्र हो कि मैं अपने हस्बैंड की हेल्थ को ठीक कैसे करूँ, यहाँ तो कहानी दूसरी गढ़ दी गई कि हमसे तो कितना सारा सामान लेके चले गए, हमें पता ही नहीं कहाँ-कहाँ, किस-किस को बाँट दिया, मेरे फादर इन लॉ ने, मेरे मदर इन लॉ ने, और मेरे हस्बैंड भी मुझे पूछते नहीं, मुझे मानते नहीं, मेरा कहना नहीं मानते, और उनके हस्बैंड ने अपनी बहन को कुछ दिया और जो उनके फादर का कुछ था, तो उन्होंने अपनी बहन को दिया, तो वो सबको, रिलेटिव्स को बोल रही हैं कि मुझे पूछे बिना इन्होंने उसको दे दिया। अरे! फादर ने अपनी बेटी को दिया। भाई के तो हाथों से वो हुआ ना, जो थोड़ा बहुत भी, बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि धनिया हरी मिर्च वाला जो काम की सब्ज़ी पूरी बनी है, सिर्फ़ धनिया हरी मिर्च का कोई चीज़ उन्होंने अपनी बहन को फादर के जीते जी दिया था। तो इतना बड़ा उसका बवंडर मचा दिया और कहाँ-कहाँ फ़ोन करके बताया गया कि भई हमारे घर में तो जो बहन आती हैं, उन्होंने मेरा घर बर्बाद करके रख दिया है। अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी, मेरा घर भी बर्बाद करने की फ़िराक में है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आप बताइए। नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। और अगर मेरी ये बातें, ये एनेक्डोट्स, जो केसेज़ हैं, आपके दिल को छुएँ, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, भर-भर के शेयर करना, कमेंट्स में लिखना, और वो लिखना आई एम हीलिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग इस अब्यूज़ का शिकार हैं और उनको लगता है उम्र के साथ, टोटल सरेंडर के साथ, वक़्त के साथ ठीक हो जाएगा। मगर मेरा प्रश्न है, ट्यूमर
उम्र के साथ बढ़ेगा या घटेगा? तो ये मेंटल ट्यूमर है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। तो कमेंट में लिखिए आई एम हीलिंग। और अगर आप किसी को जानते हैं जिसको ये प्रॉब्लम्स हैं, इस दौर से गुजर रहा है, तो आप उनको भी नंबर हमारा नीचे लिखा है, शेयर कीजिए, बताइए, गाइड करिए, काउंसिल करिए कि दे नीड काउंसलिंग। और बहुत सारे तरीके हैं काउंसलिंग के, जो नए नए तरीके हैं कि यस फ़र्क पड़ता है, आपकी सेल्फ एस्टीम में फ़र्क पड़ता है, आपकी जो इमोशनल रीढ़ की हड्डी टूट गई है एकदम, उसमें फ़र्क पड़ता है और ठीक हो सकते हैं आप, यानी परिवार वाले, पहले परिवार वाले। उसके बाद जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उसके साथ किस तरह लक्ष्मण रेखा खींची जाए, ये भी हम काउंसलिंग में बताते हैं, क्योंकि केस टू केस हर केस अलग रहता है। तो हम हैंड होल्ड करते हैं आपका, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को वापस खुशनुमा बना लें। और अगर नहीं बनाएंगे ना, नहीं अपने पे काम करेंगे, तो गुड न्यूज़ के लिए भी तैयार रहिए कि जो आप अपने बच्चों को बचाने के लिए, बच्चों के लिए इतना टूट-टूट के इन चीज़ों को सहन कर रहे हैं, इन द नेम ऑफ हार्मनी, इन द नेम ऑफ पीस, तो आपके बच्चों में ये आप वसीयत में नहीं, आप विरासत में ये बीमारी दे रहे हैं। आप देना नहीं चाहेंगे, कोई भी नहीं देना चाहेगा, है ना? तो ये सिंपल सी बात कि अगर आज आपने प्रोएक्टिव रोल नहीं लिया, तो बच्चों में विरासत में हम ही उनको दे रहे होंगे। हमें नहीं ऐसा करना है ना? तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए भर-भर के। कोई ज़िंदगी से मायूस व्यक्ति जिसे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी ज़िंदगी में किस तरह डिसीज़न्स लूँ, कैसे क्या हो गया मेरे साथ, इस तरह से वो बैठा है भंवर में, उससे आपके इस शेयर से कितना फ़ायदा होने वाला है, उसकी ज़िंदगी में फिर से जान भरने वाली है। तो प्लीज़ उसको भेजिए, भर-भर के शेयर कीजिए, बहुत दुआएँ बटोरेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।